1970 का इंडिया, भीड़ से भरी सड़कें और उन्हीं भीड़ों के बीच छुपा था कनपट्टी मार शंकरिया, इंडिया का सबसे खामोश और खौफनाक हैमर किलर। सिर्फ एक बार कनपट पर और विक्टिम वहीं गिर जाता था। ना चीख, ना शोर, ना किसी को शक। एक केस में जयपुर रेलवे के एरिया के पास दिन दहाड़े भीड़ के बीच एक आदमी चलते चलते गिरा। लोगों ने सोचा चक्कर आया होगा, पर कुछ सेकंड पहले शंकरिया अपना काम कर चुका था। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आगे हम खोलेंगे उसके सबसे शॉकिंग क्राइम्स और वो सच जो पुलिस ने भी बाद में जाना। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, ये एक रियल नाइटमेयर है। मोहनलाल सोनी का जन्म जयपुर में हुआ था। उसके माँ बाप शंकर और उनकी पत्नी सिंपल और मेहनती लोग थे और अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन बचपन से ही मोहनलाल बाकी बच्चों से अलग था। ना ज्यादा बोलना, ना दोस्तों में घुलना मिलना। उसकी सोच और बिहेवियर में अजीब सी दूरियां और खामोशी थी। पढ़ाई में भी उसका कभी मन नहीं लगा। टीचर्स ने भी ये चीज महसूस की कि वो क्लास में तो होता है, पर उसका दिमाग कहीं और ही रहता है। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, घर से मिलने वाले पैसों पर उसके पेरेंट्स ने रोक लगानी शुरू कर दी, क्योंकि मोहनलाल पैसों का गलत इस्तेमाल करने लगा था और यहीं से उसकी चोरी की आदत शुरू हुई। कभी मंदिरों के डोनेशन बॉक्स से पैसे, कभी पड़ोसियों के घर से रोटी और खाना चुराना। ये क्राइम्स तो छोटे थे, पर नीयत धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। लोगों ने पहले तो इग्नोर किया और फिर बातें शुरू करी और धीरे धीरे सोसाइटी ने उसे एक क्रिमिनल के तौर पर देखना शुरू कर दिया। मोहनलाल के लिए ये सिर्फ एक सर्वाइवल नहीं था, बल्कि ये एक आदत बन चुकी थी। और जब सोसाइटी ही बार बार किसी को क्रिमिनल कहने लगे, तो कभी कभी वो सच में वही बन जाता है। ये सिर्फ एक शुरुआत थी, असली कहानी तो अब आगे लिखी जा रही थी। सोसाइटी में इमेज खराब होने के बाद मोहनलाल सोनी के माँ बाप ने आखिरी उम्मीद के साथ जयपुर छोड़ दिया। वो राजस्थान के श्रीकरणपुर एरिया में शिफ्ट हो गई, इस उम्मीद में कि शायद नई जगह, नया मोहल्ला मोहनलाल को सुधार देगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। श्रीकरणपुर पहुंचते ही उसने चोरी फिर शुरू कर दी। कई बार पकड़ा गया, लेकिन हर बार सबूत की कमी या आखिरी वार्निंग के साथ छोड़ दिया जाता था। अपना पेट भरने के लिए उसने मजदूरी शुरू करी, डेली वेजेस वाला काम। शंकर और परिवार उससे धीरे धीरे डिटैच हो गया और एक दिन मोहनलाल ने अपना घर छोड़ दिया। कुछ ही वक्त बाद श्रीकरणपुर के एक एरिया से डरा देने वाली खबर सामने आई। 2 घरों में 5 लोगों की मौत हो चुकी थी। सबकी मौत का तरीका एक जैसा था, कान के पीछे एक गहरी चोट। ना लूट का कोई मोटिव, ना कोई पर्सनल दुश्मनी। पुलिस ने इस मौत को अलग अलग इंसिडेंट मानकर फाइल्स बंद कर दी, पर मर्डर्स यही नहीं रुके। राजस्थान के बाद हरियाणा और पंजाब से भी ऐसे ही केसेस आने लगे, जिसमें विक्टिम अलग, जगह अलग, लेकिन निशान वही, कान के पीछे एक गहरी चोट। किसी का किसी से कोई कनेक्शन नहीं था। उसी दौरान देश का माहौल भी टेंशन से भरा हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर। और इसी टेंशन के बीच सिर्फ 3 साल के अंदर ये खामोश किलर 72 लोगों की जान ले चुका था। हर लाश पर वही निशान, कनपट के पास एक गहरी चोट। और यहीं से इस अनजान किलर को एक नाम दिया गया, कनपट्टी मार। एक चीज जो हर केस में कॉमन थी, सारे मर्डर्स रात के अंधेरे में हुए थे। इस वजह से कनपट्टी मार का चेहरा किसी ने भी नहीं देखा था। गर्मियों के मौसम में भी लोग एक दूसरे के साथ ही सोने लगे। रात होते ही घर के दरवाजे बंद हो जाते। कोई जरूरत पड़ने पर भी सूरज डूबने के बाद घर से बाहर नहीं जाता था। जैसे ही सूरज ढलता, शहरों और गांवों में खौफ फैल जाता था। इस डर के बीच एक अफवाह ने जन्म लिया। लोग कहने लगे कि ये कोई इंसान नहीं, बल्कि ये एक भूत है। लेकिन कहानी ने तब मोड़ लिया जब कुछ लोग कनपट्टी मार के हमले से बच निकले। उन सर्वाइवर्स ने बताया कि ये कोई भूत नहीं था, बल्कि एक दुबला पतला आदमी जो रात के अंधेरे में कंबल ओढ़कर आता था और भीड़ या घर के पास खामोशी से घूमता था। ये बात आग की तरह फैल गई। अब हालात ये हो गए कि अगर रात में किसी ने कंबल ओढ़ा हुआ इंसान भी देख लिया, तो लोग उसे देखकर भाग खड़े होते थे। लोगों के दिमाग पर कनपट्टी मार का खौफ पूरी तरह छा चुका था। इस सबूत के बावजूद पुलिस के पास अभी तक कोई सॉलिड क्लू नहीं था। फिर आया 9 सितंबर 1973। राजस्थान के सादुल शहर में एक गुरुद्वारे के अंदर 3 लाश मिली और इस बार भी कान के नीचे वही गहरी चोट। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये एक रिलीजियस प्लेस के अंदर हुआ क्राइम था। पूरी सिख कम्युनिटी में गुस्सा और डर दोनों फैल गए। विक्टिम के घर वालों ने तुरंत सादुल शहर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस इंसिडेंट के बाद कनपट्टी मार का केस टॉप प्रायोरिटी बना दिया गया। श्री गंगानगर के एसपी श्याम प्रताप सिंह ने पुलिस के साथ मिलकर
फुल केस इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। पुलिस ने क्राइम सीन को डिटेल में चेक किया। सामान बिखरा हुआ था, चोरी के निशान मौजूद थे, जबरदस्ती घुसने के भी साइंस मिले और सबसे जरूरी बात, वहां खून से भरा हुआ एक हाथ का निशान मिला। इस फिंगरप्रिंट को जयपुर के फिंगरप्रिंट ब्यूरो में भेजा गया। ये 1970 का दौर था जब फोरेंसिक साइंस पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बहुत कम यूज होती थी, इसलिए ये उन रेयर केसेस में से एक था जहां फिंगरप्रिंट्स, क्राइम सीन एनालिसिस और साइंटिफिक मेथड्स का यूज हो रहा था। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी बहुत थी। सबूत तो थे, लेकिन उन्हें यूज कैसे किया जाए। हर मर्डर में सिर्फ एक ही लिंक था, कान के पीछे एक गहरी चोट, और इसी एक निशान के पीछे छुपा था इंडिया का सबसे खौफनाक राज। और फिर अचानक से एक दिन सादुल शहर में एक आदमी पुलिस के पास आया। उसने बताया कि 9 सितंबर 1973 को उसने रेलवे स्टेशन के पास एक अनजान आदमी को देखा था। उस आदमी के मुताबिक वो शख्स यहाँ का रहने वाला नहीं लग रहा था, क्योंकि सादुल शहर एक छोटा सा गांव था जहां अक्सर हर चेहरा पहचाना जाता था। सबसे खास बात, उस आदमी ने भी कंबल ओढ़ रखा था। इस इंफॉर्मेशन को हल्के में नहीं लिया गया। एसपी श्याम सिंह ने तुरंत इस एंगल पर फोकस किया और असिस्टेंट स्टेशन मास्टर बलदेव राज बंसल से पूछताछ शुरू की। पता चला कि उस दिन सादुल शहर से बठिंडा के लिए एक टिकट काटी थी एक अनजान आदमी के नाम पर, और इसी दौरान बठिंडा से भी ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए जहां विक्टिम के कान के नीचे वार किया गया था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बठिंडा एक बड़ा शहर था, वहां एक अनजान शख्स को ढूंढना लगभग नामुमकिन था। ना ये कोई एक शहर का क्राइम था, ना ही किसी एक जगह से जुड़ा हुआ। स्टेट्स अलग, पुलिस स्टेशन अलग, और प्रॉपर कम्युनिकेशन का पूरा सिस्टम भी नहीं। ये केस बिल्कुल घास में सुई ढूंढने जैसा हो चुका था। फिर भी एसपी श्याम प्रताप सिंह ने एक आखिरी और अहम कदम उठाया। उन्होंने सारे सर्वाइवर्स को बुलाया और उन्हें अलग अलग कमरों में बिठाया। एक एक करके सबसे पूछा गया कनपट्टी मार का हुलिया। उस वक्त स्केच आर्टिस्ट को बुलाया गया और सर्वाइवर्स के बयान पर अलग अलग स्केचेस बनवाए गए। और फिर एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई। सारे स्केचेस पर जो चेहरा था वो आपस में मेल जोल खा रहा था। इन स्केचेस को एक प्रोफेशनल स्केच आर्टिस्ट को दिया गया, जिसने उन सबको मिलाकर पुलिस को एक फाइनल स्केच दिया। इस स्केच को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के सारे पुलिस स्टेशनों में भेज दिया गया। फोकस सिर्फ उन्हीं जगहों पर था जहां पहले भी ये मर्डर हो चुके थे। पुलिस को लग रहा था कि अब शायद कनपट्टी मार ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन महीने बीत गए, ना कोई क्लू, ना कोई पक्का सस्पेक्ट। पर धीरे धीरे पुलिस की उम्मीद भी टूटने लगी। कनपट्टी मार अभी भी खुला घूम रहा था। कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा अभी बाकी था। और फिर एक बार अचानक से एक खबर ने पूरी इन्वेस्टिगेशन को हिला दिया। बताया गया कि बठिंडा रेलवे स्टेशन पर एक आदमी घूम रहा है, बिल्कुल कनपट्टी मार के स्केच जैसा, और हाँ, उसने कंबल भी ओढ़ रखा था। एसपी श्याम प्रताप ने एक भी पल जाया नहीं किया। 3 जुलाई 1974 कड़ी मेहनत और सर्विलेंस के बाद बठिंडा रेलवे स्टेशन से एक आदमी को गिरफ्तार किया गया। नाम बताया गया रतन लाल। बठिंडा में वो रिक्शा चलाया करता था। पुलिस ने उसे कस्टडी में लिया और उससे सख्त पूछताछ शुरू कर दी। शुरू में वो चुप रहा, लेकिन पुलिस का शक उस टाइम यकीन में बदला जब सादुल शहर का एक जमींदार खुद सामने आया। उसने बताया कि रतन लाल उसके खेत में मजदूरी करता था, लेकिन चोरी करने की वजह से उसे मार पीट कर भगा दिया गया था। आगे की जांच में एक और शॉकिंग सच सामने आया। रतन लाल असल में राजस्थान के श्रीकरणपुर के ठेड़ी मोहल्ले का रहने वाला था। रामदेव मंदिर के पास उसका ठिकाना हुआ करता था। जब पुलिस ने श्रीकरणपुर में पूछताछ शुरू करी, तब उन्हें वहां से एक खबर मिली। कुछ साल पहले इसी इलाके में 5 लोगों का मर्डर हुआ था और सब में कान के पीछे वार किया गया था। स्टडी में जब पूछताछ और गहरी हुई तो रतन लाल ने एक ऐसा सच बोला जिसने पुलिस को भी हिलाकर रख दिया। उसने कहा, 5 या 10 लोगों को नहीं, मैं 72 लोगों को मार चुका हूँ, और कई और अटैक्स भी किए गए जिसमें कुछ लोग बच गए। उसका कहना था कि कई केसेस कभी रिपोर्ट ही नहीं हुए। उसने ये भी बताया कि वो कोई फिक्स्ड वेपन यूज नहीं करता था। जब ये बात सरकार तक पहुंची, केस को सीआईडी के हवाले कर दिया गया। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जब पुलिस रतन लाल को श्रीकरणपुर लेकर पहुंची, तो वहां के लोगों ने उसे तुरंत पहचान लिया, क्योंकि ये आदमी पहले यही चोरी करता था और फिर अचानक गायब हो गया था। तब सामने आया सबसे बड़ा सच। रतन लाल कोई और नहीं बल्कि मोहनलाल सोनी उर्फ शंकरिया ही था। बस नाम बदला गया था, यहाँ नीयत नहीं। जब पुलिस ने पूछा, शंकर, तूने कैसे कैसे और किन किन को मारा, तब उसने हंसकर और बिना डरे कहा, पहले मेरे हाथ खोल दो, फिर मैं बताता हूँ मैंने किस किस को और कैसे कैसे मारा।
उसका ये एरोगेंट और दबंग अंदाज देखकर वहां खड़ा हर शख्स की रूह तक कांप गई। आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए उसे सादुल शहर पुलिस स्टेशन लेकर जाया गया। वहां से गुरुद्वारे सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर था। जब उसे गुरुद्वारे लेकर जाया गया तब उसने वहां पूरा पैटर्न बताया, कैसे उसने उन तीनों लोगों को मारा और कैसे उसने चोरी करी। फिर उसने एक अजीब सी डिसअपॉइंटमेंट के साथ कहा, मुझे यहाँ से सिर्फ 19 रुपए मिले थे। उसने बताया कि उसने गुरुद्वारे के पौंड के पानी से खुद को साफ किया और फिर कंबल ओढ़ा और सीधा रेलवे स्टेशन की ओर निकल गया। ये केस जब हनुमानगढ़ के लोअर कोर्ट में पेश किया गया तब हालात ऐसे थे कि कोई भी वकील शंकरिया का केस लेने को तैयार नहीं था। शंकरिया के केस में जब कोई भी वकील आगे आने को तैयार नहीं था, वे एक नाम सामने आया, मनी राम जलब। वो नए नए एडवोकेट अपॉइंट हुए थे। लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की कि इस केस को ले लो और शायद अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल फैसले के रूप में मनी राम जलप ने कनपट्टी मार का केस एक्सेप्ट कर लिया। बाद में एक इंटरव्यू में मनी राम जलप ने बताया, शंकर ने उन्हें खुद बताया था कि वो लोगों को कैसे और क्यों मारता था। मनी राम के मुताबिक ये बातें सुनकर उनकी रूह तक कांप गई। शंकर पहले छोटी मोटी मजदूरी करता था, लेकिन जैसे ही उसे पैसों की जरूरत होती थी वो किसी भी रैंडम घर में जाता, लोगों को मारता, पैसे लेकर वहां से भाग जाता था। लेकिन सबसे शॉकिंग बात उसने ये बताई, हर मर्डर के बाद वो गंगा में स्नान करने जाता था ताकि उसके पाप धुल सके। जब ये केस श्रीगंगानगर के सेशन कोर्ट में पहुंचा तब डिफेंस की प्रोसीडिंग से पहले ही शंकर ने कोर्ट के सामने अपने सारे क्राइम्स एडमिट कर लिए। उसका कहना था कि वो पुलिस का टॉर्चर और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने सब कुछ मान लिया। ट्रायल चला श्रीगंगानगर कोर्ट में और आखिरकार 27 जून 1975 को कोर्ट ने शंकर को फांसी की सजा सुना दी। शंकर ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में भी अपील की, लेकिन 5 मार्च 1975 को वहां से भी फांसी की सजा बरकरार रखी गई। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गया, वहां से भी उसे कोई रियायत नहीं मिली। आखिरी उम्मीद के तौर पर उसने राष्ट्रपति को लेटर लिखा, लेकिन वो भी रिजेक्ट हो गया। और फिर 16 मई 1976 जयपुर जेल पट्टी मार, जिसका असली नाम मोहनलाल सोनी उर्फ शंकरिया था, वो फांसी दे दी गई। फांसी से पहले उसके आखिरी शब्द थे, मैंने बेवजह लोगों को मारा, लेकिन कोई आगे मेरी तरह मत बनना। इसी के साथ इंडिया के सबसे खौफनाक सीरियल किलर की कहानी खत्म हुई, लेकिन उसका डर, उसकी यादें और उन 72 लोगों की खामोश चीखें आज भी हिस्ट्री में जिंदा है। पट्टी मार शंकर अपनी मौत के बाद भी राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कई इलाकों में सालों तक जिंदा रहा। लोग कहते थे अगर रात के अंधेरे में कोई कंबल ओढ़े दिखे तो समझना कनपट्टी मार वापस आ गया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान शंकर ने एक और भयानक सच बताया था, वो लोगों को सिर्फ पैसों के लिए नहीं मारता था, बल्कि वो उनकी चीखें सुनने के लिए उन्हें मारता था। उसको उनकी चीखें गाने की तरह लगती थी। ये सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं था, ये एक साइको था। वजह जो भी हो, लेकिन सच सिर्फ एक है, 72 लोगों की जिंदगियां वापस नहीं आ सकती। उनके घर खाली रह गए, उनकी आवाजें सिर्फ यादों में रह गई। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। पट्टी मार शंकर की कहानी, ऐसा आदमी जिसने डर को हथियार बनाया और खामोशी को अपना रास्ता। अगर आपको ये ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें कि आपको क्या लगता है, अगर पैदा ही ऐसा था या सोसाइटी ने उसे ऐसा बनाया। अगर आपने गौरव तिवारी मर्डर केस की मिस्ट्री अभी तक नहीं देखी तो इस वीडियो पर क्लिक करें।